वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। Our Western philosophers and saints, they say that woman is the seat of the devil, but the Quran calls her Mohsana, fortress against the devil. They say that she is the one responsible for our downfall from paradise. But the Prophet Muhammad said, Paradise is under the feet of a woman. नाजरीन, ये है हमारी कौम की बेटी बेनज़ीर भुट्टो या मरियम नवाज नहीं, बल्कि एक ऐसी खातून जो इस मुल्क की तो हुई लेकिन ये मुल्क उसका ना हुआ, और इसी के लोगों ने इसे आज उस हाल में पहुंचा दिया जिस हाल में शायद आप अपने दुश्मन को भी ना देखना चाहें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की। वो पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट जो पाकिस्तान में रहते हुए खुद को बैरूनी अनासर जैसे कि FBI से गैर महफूज समझ रही थी, और यही वजह थी कि वो अपनी 3 बच्चों समेत बजरिया ट्रेन कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। लेकिन फिर रास्ते में ही इनकी गाड़ी को रोक दिया गया। इन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया और उनके 6 माह के बच्चे को जमीन पर फेंक कर शहीद कर दिया गया, जबकि डॉक्टर आफिया और उनके 2 बच्चों को मंजर आम से गायब कर दिया गया। याद रहे कि ये जनरल मुशर्रफ का दौर था जिसमें कई मासूम सिविलियंस को गायब किया गया था, और यहीं से जबरी गुमशुदगियों यानी मिसिंग पर्संस केस की बुनियाद रखी गई थी। आखिरकार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनके अपने ही मुल्क से कैसे गायब किया गया, और फिर वो अफगानिस्तान और वहां से अमेरिका की जेल में कैसे पहुंची? पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस सब की किस हद तक जिम्मेदार थी, और आगे चलकर गवर्नमेंट्स बदलने के बाद भी क्यों डॉक्टर आफिया का मुकदमा उस तरह से नहीं लड़ा गया जिस तरह से लड़ा जाना चाहिए था? क्या डॉक्टर आफिया की वापसी इस वक्त मुमकिन है? डॉक्टर आफिया के बच्चों का क्या हुआ? आइए इन सवालात के जवाबात और इस दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में डिटेल से जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कहा जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उठा लेने के बाद ISI के हवाले किया गया, जिन्होंने फिर डॉक्टर आफिया को CIA के हवाले कर दिया, जिन्होंने इन्हें 5 साल तक अफगानिस्तान की बदनाम जमाना बगराम जेल में रखा। यहाँ उस वक्त इसी जेल में कैदी बताते हैं कि हमें डॉक्टर आफिया की तशद्दुद के नतीजे में ऐसी चीखें सुनाई देती थी जिसके ट्रॉमा से हम आज तक नहीं निकल सके हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज के इस गुमशुदगी में मुलविस होने के गवाह बानी PTI इमरान खान भी हैं, जो अपनी किताब पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री में लिखते हैं कि मैंने डॉक्टर आफिया की वालिदा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हामी भरी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही डॉक्टर आफिया की वालिदा को पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से धमकी भरी कॉल आई कि अगर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो आगे चलकर अपनी बेटी और इनके 3 बच्चों की कभी भी शक्ल तक नहीं देख पाएंगे। इमरान खान ने इसके बाद बरतानवी जर्नलिस्ट वॉन ब्रिडली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें डॉक्टर आफिया के बगराम जेल में होने का दावा किया गया था, जो आगे चलकर सच साबित हुआ था। हालांकि बाद में इमरान खान की अपनी हुकूमत भी आई, जिसमें उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया और यूनाइटेड नेशंस में एक तारीखी स्पीच भी दी, लेकिन वो इसमें डॉक्टर आफिया का जिक्र करना भूल गए, जिसका मेरे हिसाब से उन्हें आज भी पछतावा होना चाहिए। वेल दोस्तों, डॉक्टर आफिया के साथ 2008 के बाद क्या हुआ वो जानने से पहले एक बार ये जान लें कि इनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, हालांकि डॉक्टर साहिबा अमेरिका से तालीम लेकर आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सोच बिल्कुल भी लिबरल नहीं थी और वो अपने दीन से काफी लगाव रखती थी। लेकिन इसी लगाव के चलते डॉक्टर आफिया से एक ऐसी गलती हो जाती है जो इनकी जिंदगी को मौत से बदतर बना देती है। डॉक्टर आफिया चूंकि काफी रिलीजियस थी, तो यही वजह थी कि ये अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे मुसलमानों के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इमदाद भी जमा कर रही थी, और इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन US के खिलाफ टेररिज्म एक्टिविटीज में मुलविस रही थी। बस ये वजह काफी थी डॉक्टर आफिया को US की तरफ से मोस्ट वांटेड लिस्ट में डालने की, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने भी इन जमीनी खुदाओं के इस हुक्म पर अमल करते हुए कौम की बेटी को इस हाल में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर आफिया की गिरफ्तारी का एक और जवाब भी पेश किया जाता है। दोस्तों, 9/11 के मास्टरमाइंड सिर्फ उसामा बिन लादेन ही नहीं बल्कि 2 और लोग खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद आतिफ भी थे। जब 9/11 का वाकया हुआ तो ये दोनों और खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अम्मार अल बलोची और जाफर अल तायर ने अपने इस प्लान को हकीकत में बदलते हुए कराची में एक कैफे में देखा था, और फिर ये सब
सब अफगानिस्तान भाग गए थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन गुजरने के बाद अफगानिस्तान से वापसी पर इन्होंने मुस्तफा अल हौसवी से मुलाकात की, जिस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने इस जगह ऑपरेशन करते हुए खालिद शेख मोहम्मद और मुस्तफा अल हौसवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। खालिद शेख मोहम्मद यानी KSM की गिरफ्तारी वॉर ऑन टेरर में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। कहा जाता है कि इन्हें 1600 से ज्यादा बार वाटर बोर्ड किया गया और इनसे जबरदस्ती ये बुलवाया गया कि डॉक्टर आफिया की इनके भतीजे अमार अल बलूची से शादी हुई थी और वो उनके साथ टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। यूं इस टॉर्चर के नतीजे में लिए जाने वाले बयान की बिना पर डॉक्टर आफिया को मोस्ट वांटेड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड बना दिया गया और इन पर लेडी अलकायदा का ठप्पा भी लगा दिया गया। 2008 तक ये बगराम जेल में रही और फिर इन्हें एक फोर्ज्ड एनकाउंटर के नतीजे में CIA की तरफ से तहवील में ले लिया गया। हुआ कुछ यूं कि इन पर अमेरिकी सोल्जर्स पर गोली चलाने का इल्जाम लगा दिया गया। हालांकि गोली तो डॉक्टर आफिया को मारी गई थी, जिसके नतीजे में वो काफी जख्मी भी हुई थी, लेकिन बताया ये गया कि डॉक्टर आफिया को लगने वाली गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी। हैरानी की बात ये थी कि डॉक्टर आफिया, जिन्हें टेररिस्ट कहा जाता है, अगर 5 साल तक US के दावे के मुताबिक अलकायदा के लिए काम कर रही थी तो कम से कम एक गोली तो ठीक से चलाना सीख लेती। लेकिन गोली भी पहले उन्होंने चलाई और जख्मी भी वही हुई और US सोल्जर्स में से कोई जख्मी तक नहीं हुआ। बाद में जब फॉरेंसिक जांच की गई तो ये भी पता चला कि उनके हाथ या बॉडी पर किसी भी किस्म का गन पाउडर या गन रेजिड्यू नहीं था, यानी डॉक्टर आफिया की तरफ से गोली नहीं चलाई गई थी। लेकिन फिर भी आगे चलकर इन्हें इसी अटेम्प्ट टू मर्डर केस के अंदर काफी सख्त सजा सुनाई गई, जिस पर आगे चलकर डिटेल में बात करते हैं। खैर दोस्तों, इस सब के बाद डॉक्टर आफिया की 5 साल की रुपोशी खत्म हुई। इन्हें अमेरिकन स्टेट टेक्सास में ले जाया गया, जहां इन पर बदतरीन किस्म की टॉर्चरस इंटेरोगेशंस की गई और इनसे झूठे बयानात दिलवाकर इन्हें 86 साल की सजा दिलवाई गई, जो कि सिर्फ एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में दी गई। इससे कम सजा तो एक से ज्यादा कत्ल करने पर भी दी जाती है, लेकिन डॉक्टर आफिया ही के साथ इतनी सख्ती क्यों? इनके साथ गिरफ्तार किया गया इनके बेटे अहमद को, जिनकी उस वक्त उम्र सिर्फ 11 साल थी। थैंकफुली इन्हें आगे चल के वापस इनकी नानी और खाला के हवाले कर दिया गया था। वेल दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है कि डॉक्टर आफिया ने आजादी का सूरज उभरते हुए नहीं देखा। इनकी रिहाई के लिए कई मुजाहरे होते रहे हैं, जिनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अगर किसी चीज से फर्क पड़ सकता है तो वो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट एफर्ट्स। कहा जाता है कि अमेरिका को जस्ट रिटन फॉर्म में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक दरख्वास्त दे दी जाए तो डॉक्टर आफिया की वापसी मुमकिन हो सकती है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने भी इस एप्लीकेशन को अमेरिका भेजने तक की जरूरत नहीं की। अफगानिस्तान में कई बार अमेरिकन प्रिजनर्स के बदले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की नेगोशिएशंस फाइनलाइज होने के ताने तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन एलिजिडली कहा जाता है कि जब ISI को इस तरह की किसी भी प्रिजनर एक्सचेंज डील का इल्म होता था तो वो इन्हें ऐसा करने से मना करते थे और तालिबान के ऐसा कुछ करने की सूरत में अपनी सपोर्ट वापस लेने की धमकी देते थे। इसकी वजह ये बताई जाती है कि ISI चाहती है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाया जाता है वो बरकरार रहे और कभी भी डॉक्टर आफिया के नाम को इस्तेमाल करते हुए एंटी अमेरिकन डेमोन्स्ट्रेशंस बुलाई जाती रहे। पहले अगर ये सच है तो अब आप खुद ही बेहतर इस मुल्क के इतने हसास इदारे के लोगों की सोच का अंदाजा लगाएं। 2023 में इस केस की एक और डेवलपमेंट तब हुई जब डॉक्टर आफिया की बहन को इनसे मिलने का मौका दिया गया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक शीशे का ग्लास मौजूद था। इनकी बहन ने बताया कि डॉक्टर आफिया की हालत हॉरिबल थी। उनके पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे, उनके आगे वाले दांत टूटे हुए थे और वो अपने राइट ईयर से सुनने की सलाहियत खो बैठी थी। पहले इस मुलाकात के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और आज डॉक्टर आफिया इनोसेंट होते हुए भी एक इंतहाई टॉर्चरस सजा काट रही हैं। ये केस पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बताता है कि हम बरतानिया से तो आजाद हो गए, लेकिन अमरीकी गुलामी आज भी जारी रखे हुए हैं, क्योंकि इसी से एक मिलता जुलता केस पाकिस्तान में भी मौजूद है, जब एक प्रूवन CIA एजेंट ने पाकिस्तान में 2 लोगों को खुलेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया था। लेकिन फिर बजाय इन्हें सजाए मौत सुनाने के कत्ल किए जाने वाले अफराद की फैमिलीज के ऊपर दबाव डाला गया और एक राजीनामे के जरिए इस CIA एजेंट रेमंड डेविस को अमेरिका के हवाले कर दिया गया। अब यहाँ पर वैसे तो डेविस को छोड़ना पाकिस्तान की आजाद फॉरेन पॉलिसी पर एक बहुत बड़ा डेंट था, लेकिन अगर छोड़ा जा ही रहा था तो उनके बदले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई डिमांड की जा सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। ये है एटमी ताकत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का हाल, जो अपने सिटीजन्स को बैरूनी ताकतों से महफूज नहीं रख सकती। इसी बरक्स कनाडा जैसी नेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पर जब रॉ की तरफ से खालिस्तान मूवमेंट के एक अहम रुकन अमृतपाल
سنگھ کو قتل کیا گیا تھا تو کینیڈین پرائم منسٹر اس بات کو یونائٹڈ نیشنز میں لے گئے تھے اور واضح الفاظ میں کہا تھا کہ کینیڈین سوورنٹی پر کسی بھی قسم کا حملہ ناقابل قبول ہے. یہ پاکستان جیسی بیکورڈ اور کینیڈا جیسی سیولائز نیشنز میں فرق واضح کر دیتا ہے. اڑے ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے حاکم ہی انہیں بھکاری ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. Beggars can't be choosers. آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے. کیا میں بولا تو نے آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. اور آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم اپنی سوورنٹی کو اسٹرینگتھن اور فارن پالیسی کو آزاد کریں.